उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय परीक्षा हेतु घटना चक्र ने टो सीरीज निकाला हुआ है, जिसके अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। आज के वीडियो में हम पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है, जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा है। राइट आंसर है बी, पाली। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतकों को लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लिखित ध्वनि संकेतकों को। अगला प्रश्न है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। राइट ऑप्शन है सी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप भर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रतिमान शब्द में समास है। प्रतिमान शब्द में अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर है बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो उपयुक्त वाक्य में आनंद घर आया वाक्यांश के बाद अल्प विराम कामा चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर है सी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो अन्वय शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अन्वय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश या छुट्टियों की स्वीकृति, पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं, और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, 8। कारक के भेद हैं 8। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। राइट आंसर है बी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ काल कौन सा काल होता है? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। राइट ऑप्शन है ए, संदिग्ध वर्तमान। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है, रचना या स्वरूप की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। राइट ऑप्शन है इसका ए, 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका
ए धातु। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म और मारेसी मुहि कुठाओं किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मुहि कुठाओं किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो उपरोक्त वाक्य मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है में बहुत अच्छा चित्रकार विधेय है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, बहुत अच्छा चित्रकार है। अगला प्रश्न है निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो अनुग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, इसका राइट आंसर है सी, जो युग्म गलत है, ऑप्शन सी युग्म गलत है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, तो आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। राइट ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। तो पतो, पतोहु, बहु, वधु, पुत्रवधु पर्यायवाची शब्दों के सही समूह हैं। राइट ऑप्शन है ए, पतोहु, बहु, वधु और पुत्रवधु। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो क्रिया की उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं, एक कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। राइट ऑप्शन है ए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। अगला प्रश्न है कपट और कपाट का अर्थ है। तो कपट का अर्थ होता है धोखा, छल, और कपाट का अर्थ होता है किवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ए, धोखा और दरवाजा। अगला प्रश्न है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जिससे प्रति प्लस अच बराबर प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अगला प्रश्न है लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था में रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है, इसका राइट आंसर होगा सी, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर है सी, वर्ण। अगला प्रश्न है निम्न में कंठ वर्ण है वे व्यंजन, यहाँ पे आ, का, ख, गा, घा, डा, हा तथा विसर्ग कंठ वर्ण है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, आ, हा और विसर्ग आ, ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, जा। जा ध्वनि महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा, इसका राइट आंसर है डी, निर्निमेष। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 26 से 30 के उत्तर दीजिए। गद्यांश हम नहीं रीड करेंगे, आप लोग देख लेना ऐसे, क्योंकि इसको रीड करने से टाइम ज़्यादा
हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके हम आंसर देख लेते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सफल तर्क कौन सा लगता है? तो आजकल के पढ़े लिखे नवयुवक माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी सर्वाधिक सबल तर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है, जगहसाई से बचने के लिए। जगहसाई से बचने के लिए वो कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, राइट आंसर है सी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है सी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के साथ के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। अगला प्रश्न है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। इसके लिए ना बच्चा दोषी है और ना ही माँ बाप दोषी हैं। इसके लिए माँ बाप द्वारा बच्चों को दिए गए अधूरे संस्कार दोषी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अधूरे संस्कार। आगे दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें -5 और -6, -5 फिर से -6 ये सीरीज चल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24। यहाँ पे 24 आएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 है। राइट आंसर है सी, 8। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट और 18 का अर्थ है हॉट सूप और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाती है? तो यहाँ पे सूप और इज 8 और 5 को दर्शाता है और 9 टेस्टी को दर्शाता है। इसलिए राइट आंसर होगा इसका सी, 9। अगला प्रश्न है, कौन सा एक निष्कर्ष दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे 7, 2, 4 और 5 को
ऐड किया गया है तो 18 आया है। इसी तरह से 8316 को इक्वल किया गया है तो भी ये 18 आया है। तो इसी तरह 2, 3 और 7, और यहाँ पे किस संख्या को रखा जाए जो 18 आएगा, तो यहाँ पे 6, इसका राइट आंसर है 6, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 25। टोटल 25 लड़के बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे इसका कथन दिया हुआ है, कथन है, बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। तो निष्कर्ष है, रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। और दूसरा है, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1, रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है, यह तर्कसंगत लग रहा है, जबकि कथन 2 में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, केवल कथन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम पेड़, कागज, पुस्तक, जिल्द दासी है, क्योंकि पेड़ से कागज बनता है और कागज से पुस्तक तथा पुस्तक की जिल्द साजी की जाती है, अतः क्रम 1, 3, 2 और 4 होगा। विकल्प डी में दिया हुआ है 1, 3, 2 और 4, राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र से स्पष्ट है कि आदमी की माँ की बेटी अर्थात आदमी की बहन गुंजन की माँ है, यानी आदमी गुंजन का मामा होगा, इसलिए गुंजन उस आदमी की भांजी होगी। राइट आंसर है डी, भांजी। अगला प्रश्न है, अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरा है और आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? तो यहाँ पे सबसे ऊपर रोहित और सुरेश 2 हो सकते हैं, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। प्रश्न आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सी इसका दर्पण प्रतिबिंब है। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, सादृश्य पूरा करें। जिस प्रकार पेंच का संबंध पेंचकस से है, उसी प्रकार कील का संबंध हथौड़े से होता है। राइट आंसर है डी, हथौड़ा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित आकृति में आयत शेफ को प्रदर्शित करता है, वृत्त कोरियोग्राफी को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है और वर्ग अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर हैं और या फिर गोताखोर हैं? तो इसका अक्षर समूह होगा DEH। तो राइट आंसर है इसका DEH राइट ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है तीन अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजे हों तो वे फिर कितने बजे बजेंगे? तो यहाँ पे 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, तो इनका तीनों का लासा होगा 30, अर्थात 30 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ फिर से बजेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा 9:30 बजे सुबह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो प्रत्येक अगली आकृति में काला भाग गोल एवं एक्स का चिन्ह घड़ी की सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ जाते हैं। यही प्रक्रिया आगे बढ़ने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति ए आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर है जिसकी खोज राखलदास बंदर जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माउंट ऑफ द डेड। अगला प्रश्न है हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक मूल स्थल है। अगला है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसका राइट आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पेन्नार नदी के उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, पेन्नार। और इसका उद्गम चिक्काबल्लापुरा जिले यानी कि कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती हुई कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? और राइट आंसर है ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो दिए गए विकल्पों में से सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, गंगा से मिलती है। इसका राइट आंसर है डी, सोन। यह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास है। तो इसका राइट आंसर है
तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। राइट ऑप्शन है सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा, हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। तो राइट आंसर है इसका अवसर, हैसियत और अवसर। राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो वर्ष 1934 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम M.N. रॉय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, M.N. रॉय। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, H.C. मुखर्जी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम H.C. मुखर्जी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की SI इकाई क्या है? राइट आंसर है बी, पास्कल। प्रतिबल की SI इकाई पास्कल होती है। अगला प्रश्न है, दबाव का SI यूनिट क्या है? तो दबाव का SI यूनिट भी पास्कल होता है। राइट आंसर है इसका सी, पास्कल। प्रतिबल की SI इकाई पास्कल और दबाव का SI यूनिट पास्कल ही होता है। अगला प्रश्न है, पराधुनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो पराधुनिक गति की माप मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों जैसे लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाले एक अनुपात है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, मैक। पराधुनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? बी, मैक। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ है? अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट्स की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो अगस्त 2023 में मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर है इसका सी, मिजोरम।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की यूएस ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का टूर्नामेंट जीता है। तो यूएस ओपन चैंपियनशिप में महिला वर्ग का टूर्नामेंट अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गफ ने आर्याना सबलंका को हराकर जीता है। तो राइट आंसर है इसका ए कोको, राइट आंसर है ए कोको गफ। और पुरुष वर्ग में यह खिताब सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो 20 जुलाई 2023 को 20 अगस्त 2023 तक फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित कर फीफा महिला विश्व कप का खिताब पहली बार जीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी स्पेन। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। तो अगस्त 2023 में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है इसका रतन टाटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है रतन टाटा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया। राइट आंसर है डी बेंगलुरु कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका ए 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे उपयोगकर्ता या यूज़र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो राइट आंसर है बी 4। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां या एरर होती हैं उसे बग कहते हैं। और इनको ठीक करने के लिए उपयोग में लाने वाले प्रोग्राम को पैच कहते हैं। और राइट आंसर है सी पैच। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे विंडोज़ भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ग्राफिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर है ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो विंडोज 10 में Alt+Tab शॉर्टकट का उपयोग खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है सी Alt+Tab। अगला प्रश्न है, एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है।
राइट ऑप्शन है इसका सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर है। कंप्यूटर हैकर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके कंप्यूटरीकृत प्रणाली के भीतर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपना व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी, कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सफारी एप्पल द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर है इसका बी, सफारी एक वेब ब्राउज़र है, डी ऑप्शन सही है। जो वेब किट इंजन पर आधारित है, इसको सर्वप्रथम 7 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, राइट आंसर है ए, HTTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है, राइट आंसर है सी, Ctrl+K। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, टॉप। MS वर्ड में लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट होते हैं, टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है। तो एक डेटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणियाँ होती हैं। तो राइट आंसर है इसका जानकारी की श्रेणियाँ। एक डेटाबेस में फील्ड होती हैं जानकारी की श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जोश मलियाबाद से संबंधित है, रघुपति सहाय गोरखपुर से संबंधित है और इसमें कानपुर दिया हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है बी, सुमेलित नहीं पूछा गया है। और जिगर का संबंध मुरादाबाद से है और चक बस्त का संबंध लखनऊ से है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। राइट आंसर है ए, 1974। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कृषि एवं वानिकी के विकास हेतु अभिशाप है। राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। राइट आंसर इसका सी, हस्तिनापुर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया था। राइट आंसर है बी 2017। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चकरी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। इससे महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर है इसका डी हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है डी हमीरपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो भारतीय राजमार्गों के उन्नयन, संवर्धन और चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इसके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। अगला प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है। शेष विकल्प सुमेलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर का संबंध कजरी लोक नृत्य से है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मेला दिया हुआ है और सूची सेकंड में जनपद। तो देवी पाटन मेला का संबंध बलरामपुर से है। देवी पाटन मेला का संबंध बलरामपुर से है। और काम्पी मेला का संबंध फर्रुखाबाद से है। काम्पी मेला का संबंध फर्रुखाबाद से है। और बटेश्वर मेला का संबंध आगरा से है। और दादरी मेला का संबंध बलिया से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पी मेला फर्रुखाबाद। ए का दूसरा राइट ऑप्शन है इसका सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और इसे उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया। राइट ऑप्शन है बी 1995। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 1995। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन है ए लखनऊ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। राइट ऑप्शन है ए आगरा। अगला प्रश्न है, CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का क्या नाम है?
तो पुष्प की नई प्रजाति का नाम नमो 108 है और नए कमल में 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है? तो फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 69,242.43 करोड़ रुपये का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर है इसका डी, 69,242.43 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया और इस चरण में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। राइट आंसर है बी, 55। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सही सुमेलन है भारतीय अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसका संबंध वाराणसी से है। राइट, ए का चौथा होगा। और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान का संबंध लखनऊ से है, तो इसका बी का पहला होगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसका संबंध कानपुर से है, तो सी का दूसरा। और खाद्य पार्क संस्थान नोएडा से संबंधित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चमड़े का सामान कानपुर से संबंधित है, तो ए का होगा चौथा, कानपुर। और सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित है, बी का होगा तीसरा। और इत्र एवं तेल कन्नौज से संबंधित है, सी का होगा पहला। और चिकनकारी उद्योग लखनऊ से संबंधित है, डी का दूसरा होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राइट आंसर है ए, गंगा और वरुणा। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? गंगा और वरुणा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए कुल 31 सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। राइट आंसर है बी, 31। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।